आइए देखते हैं यह प्रवाही वायु क्या है, यानी टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं। ये टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मली जो हम ब्रीथ करते हैं, नॉर्मली हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो जितना सांस हम नॉर्मली लेते हैं, जितना छोड़ते हैं, वही हमारा यानी इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन नॉर्मली जो हम करते हैं वही हमारा टाइडल वॉल्यूम है। सपोज कर लीजिए यहाँ से हमने ये रिस्पिरेशन शुरू किया, ठीक है, और ये हमारा यहाँ तक गया, तो ये हमारा रिस्पिरेशन हुआ, ये रिस्पिरेशन हुआ या इंस्पिरेशन हुआ, और इंस्पिरेशन के बाद इसको हम जब सांस को छोड़ेंगे तो यहाँ तक आएगा, यानी एक्सपीरेशन हुआ। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन में जो हम हवा, जितनी हवा अंदर लेते हैं और जितनी हवा बाहर निकालते हैं, इसी को हम टाइडल वॉल्यूम या टीवी या प्रवाही वायु के नाम से जानते हैं। यानी नॉर्मली जितना सांस हम लेते हैं और जितना छोड़ते हैं, वो जितना आयतन होता है उसी को हम टीवी या प्रवाही वायु कहते हैं। सामान्यतः ह्यूमन बीइंग के केस में यह 500 ml होता है, याद रखिएगा 500 ml। प्रायः हम 500 ml सांस अंदर लेते हैं और 500 ml सांस बाहर छोड़ते हैं। तो ये हमारी रही टीवी या प्रवाही वायु। ठीक, अब हम लोग दूसरे की तरफ चलते हैं, आईवीआर। आईवीआर का मतलब इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। आईवीआर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या है, आइए देखते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया, यहां से सांस जितना लिया नॉर्मल ब्रीदिंग किया और जितना छोड़ा, इसे हमने टाइडल वॉल्यूम कहा। अब क्या होगा, यहां से पुनः हम सांस लेना शुरू किए, तो सांस देखिए हम कितना लेंगे, मैक्सिमम कितना लेंगे, ये टाइडल वॉल्यूम के बराबर टीवी है, ये हमारी टाइडल वॉल्यूम के बराबर हमने सांस ले लिया। अब उसके बाद से फोर्सफुल ब्रीदिंग, यानी और हम कितना जबरदस्ती सांस ले सकते हैं, अपने अंदर खींच सकते हैं, ऐसे करके हमने नॉर्मल ब्रीथ किया। सपोज कर लीजिए हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, नॉर्मल एक्सपीरेशन किया, यानी नॉर्मली हमने सांस लिया 500 ml, नॉर्मली हमने सांस छोड़ा 500 ml, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है। अब हम पुनः सांस लिए तो ये हमारा 500 ml टाइडल वॉल्यूम हो गया, और सांस को और ज़्यादा हम ताकत लगा करके कितना और ज़्यादा खींच सकते हैं, तो जितना फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर सकते हैं वही हमारा क्या है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब यहाँ से मान लीजिए जबरदस्ती आपने किया तो इतना सांस आपने अंदर खींच लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो गई, ये हमारा हो गया आईवीआर, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम हमारा ये हो गया, यानी आईवी। तो यानी जब हम सांस खींच रहे हैं, नॉर्मली सांस ले रहे हैं, 500 ml ले रहे हैं, 500 ml छोड़ रहे हैं, और इसके बाद भी जबरदस्ती अगर हम जितना सांस अंदर खींच लेंगे वही हमारा हो जाएगा आईवीआर। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो सांस हम खींच लेंगे वो हमारा आईवीआर हो जाएगा। और ये प्रायः आईवीआर की जो मात्रा होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सांस हम जो खींच पाएंगे वो 2500 से लेकर के 3000 ml के बराबर होता है, इसे याद रखिएगा। ये दो बातें हो गई ईवीआर। अब हम चलते हैं आईवीआर के अलावा ईवीआर की बात करते हैं। अब देखें ईवीआर क्या है। अब क्या होगा, आपने मैक्सिमम सांस खींच लिया, चलो ठीक, वहां से आपने सांस छोड़ना शुरू किया, तो सांस छोड़ेंगे तो आईवीआर को छोड़ेंगे, फिर हम टाइडल वॉल्यूम को छोड़ेंगे, तो ये तो टाइडल वॉल्यूम तक हम आए नॉर्मली। अब इसके बाद हम जबरदस्ती कितना सांस और बाहर निकाल सकते हैं, यानी फोर्सफुल ब्रीदिंग में हम फोर्सफुल एक्सपीरेशन कितना और ज़्यादा कर सकते हैं, वही हमारा हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ से अब जबरदस्ती आप सांस को बाहर निकालेंगे तो इतना ही निकाल पाएंगे, तो ये हमारा हो गया, यानी सांस लेने, सांस छोड़ने और छोड़ने के बाद भी पुनः कितना जबरदस्ती हम सांस बाहर निकाल सकते हैं, वो ये हमारा हमने देखा कि ये हमारी हो गई 500 ml, और ये हो गई हमारी 2500 से लेकर के यानी 3000 ml तक हम सांस जबरदस्ती अंदर खींच सकते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया टाइडल वॉल्यूम में 1000 से लेकर के
1000 से लेकर के 1100 तक ml तक हम जो है सांस को ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा रहा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ये हमारा रहा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व यानी सांस को अंदर खींचते समय हम फोर्सफुल जो है नॉर्मल रहते हुए कितना सांस बाहर अंदर खींच सकते हैं, वो हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहा। और नॉर्मल रहते हुए यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद हम कितना ज़बरदस्ती सांस को बाहर निकाल सकते हैं, वो हमारी हुई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1000 से लेकर के 1100 ml के बराबर होगी। अब देखिए तीसरा है हमारा रिजर्व वॉल्यूम या रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल का मतलब है कि अवशेष वायु, यह ऐसी वायु होती है जिसे हम जबरदस्ती बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमारी ये जोन है, यानी हमेशा जो है ये पड़ी रहती है, ये आफ्टर डेथ ही जो है ये निकाली जा सकती है। तो इसको हम यानी ये रहती है 1100 से लेकर के 1200 ml, ये हमारी रेजिडुअल वॉल्यूम होती है जिसे हम जनरली निकाल नहीं सकते। इसको तभी निकाला जा सकता है जब इंसान की डेथ हो जाए। तो ये हमारी है रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये क्यों होता है? नेगेटिव जो वॉल्यूम होता है लंग का, उसके कारण यह उत्पन्न होती है। ये हमारा रहा टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। मतलब नॉर्मली हम जितना सांस लेते हैं, जितना छोड़ते हैं, ये हमारा टाइडल वॉल्यूम है या प्रवाही वायु है। और नॉर्मली सांस लेना, सांस छोड़ना और फिर जबरदस्ती सांस को खींचना, जितना मैक्सिमम सांस हम खींच पाएंगे वह हमारा क्या हो जाएगा? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जितना हम सांस एक्स्ट्रा खींच सकते हैं वो हो गया हमारा। और हम फिर नॉर्मल पोजीशन में आ गए। नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद नॉर्मल हमने इंस्पिरेशन किया, नॉर्मली जो है एक्सपिरेशन किया, और ज़बरदस्ती हम कितना सांस बाहर निकाल सकते हैं, जितना सांस बाहर निकालेंगे वो हमारी होगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम की हमने बात की। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कभी भी निकाला नहीं जा सकता है, ये डेथ के बाद ही निकाला जा सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम हमने देखा 500 ml, IVR हमने देखा 2500 से 300 ml और EVR देखा 1000 से लेकर 1100 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम हमने 1100 से लेकर के 1200 ml के बारे में देखा। ये हमारा रहा वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, इसके बारे में हमने बात की। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बात को देखते हैं। पल्मोनरी कैपेसिटी कैसे हमारी निकलेगी, आइए देखते हैं अब इस चीज को। देखिए पल्मोनरी कैपेसिटी, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो वॉल्यूम की कहानी है, इसको हम जो मेजर करते हैं एक मशीन होती है, उसे याद रख लीजिएगा। इसको हम कहते हैं स्पाइरोमीटर के नाम से जानते हैं। स्पाइरोमीटर अक्सर आप देखते हैं कि जब आदमी सीरियसली इल हो जाता है तो उसके मुंह पे कप जैसी संरचना लगा दी जाती है और वो सांस लेता रहता है। तो वही है हमारी स्पाइरोमीटर। इस स्पाइरोमीटर मशीन के माध्यम से देखा जाता है कि उस आदमी का सांस लेने की दर क्या चल रही है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि इंस्पिरेशन जो है हमारी 2 सेकंड की होती है और एक्सपिरेशन जो है हमारी 3 सेकंड की होती है, और ये दोनों मिला करके 5 सेकंड में ही जो है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों घटनाएं होनी है। और हमने देखा था कि नॉर्मल जो ब्रीदिंग होती है वो 12 से लेकर के 16 बार यानी पर मिनट के हिसाब से नॉर्मल हमारी ब्रीदिंग होती है। इसकी बात हमने पिछले लेक्चर में किया है। तो ये हम बात कर रहे थे कि स्पाइरोमीटर के माध्यम से इसको हम मेजर करते हैं, और इसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम स्पाइरोग्राम कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। कई बार इस पे प्रश्न पूछा गया है। स्पाइरोग्राम कहते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा स्पाइरोग्राम, और स्पाइरोमीटर की सहायता से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि ये कैसे, मतलब टाइडल वॉल्यूम क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है। इसके बारे में हम लोग आसानी से इस मशीन के माध्यम से जानते हैं। अभी हम लोग यह भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये हमारी मशीन नहीं मेजर कर पाती है डायरेक्टली। तो पहले हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे
कैपेसिटी की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने आयतन की बात की, अब हम लोग कैपेसिटी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं आईसी के बारे में ही बात कर लेते हैं। आईसी का मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हम कितनी हमारी क्षमता होगी, हम कितना सांस जो है अंदर खींच सकते हैं मैक्सिमम, वो कितनी कैपेसिटी है हमारे लंग की, वही हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होगी। तो देखिए इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में आएगा क्या, सपोज कर लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक सांस खींचा, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग है हमारी भाई, सांस यहाँ तक यहाँ ले गए और फिर मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ लाया निकाला, तो ये हमारा इंस्पिरेशन है, ये एक्सपिरेशन है। अब क्या है, इंस्पिरेशन के बाद आप इंस्पिरेशन करिए, तो आपने मैक्स, ये हमने सबसे पहले क्या लिया, टाइडल वॉल्यूम लिया, टीवी ले लिया, जो प्रवाही वायु है हमारी 500 ml, इसको लिया, और ज़बरदस्ती हम कितना सांस हम कितनी हमारी फेफड़े में क्षमता है, हम कितना सांस और मैक्सिमम खींच सकते हैं। तो आप बहुत खींचोगे तो यहाँ से मैक्सिमम जो खींचोगे, ये क्या हुआ, अभी हम लोगों ने देखा कि IVR की बात थी, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात हुई। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा दो चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी, यानी टाइडल वॉल्यूम को हम लेंगे और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को लेंगे। ये दोनों चीज़ें जब शामिल हो जाएंगी तो हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी, यानी सांस लेने की कितनी टोटल क्षमता है नॉर्मल रहते हुए, हम नॉर्मल से टाइडल वॉल्यूम के बाद कितना मैक्सिमम सांस ले सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी जो है वही हमारी क्या हो जाएगी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक, ये बात समझ गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को समझते हैं, यानी सांस को जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। देखो भाई, अब मान लीजिए यहां से आप नॉर्मली आए, IVR आपने निकाला, फिर IVR निकालने के बाद टीवी निकाला, टाइडल वॉल्यूम निकाला, और टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद भी जबरदस्ती आप कितना सांस बाहर निकाल सकते हो, मैक्सिमम तो आप यही निकाल सकते हो ना, रेजिडुअल वॉल्यूम तो आप निकाल नहीं सकते। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमको क्या निकालना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में हम क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम लेंगे और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर इसको मेजर करना हो तो आप जानते हो कि ये 500 और प्लस IVR की बात हम लोगों ने किया था, तो मान लीजिए 3000 इसमें जोड़ लीजिए, तो मैक्सिमम तो यानी 3500 3500 हो जाएगा। इसको अगर मेजर करना चाहिए, याद है तो इसको याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब देखिए इसी की अगर बात करें तो टीवी हमारी क्या हो गई, 500 हो गई भाई, और EVR अभी हम लोगों ने देखा कि ये मैक्सिमम 1100 है, तो 1100 इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, 1600 हो गया, यानी 1600 ml, ये सब ml में होगा, याद रखना ये ml में हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं वाइटल कैपेसिटी, यानी वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या है, यानी टोटल क्षमता हमारे लंग की क्या है। तो देखिए वाइटल कैपेसिटी में क्या है भाई, सबसे पहले हम इसको लेंगे, टीवी को ले लेंगे, फिर हम मैक्सिमम कितना सांस अंदर लेंगे, IVR हो गई, फिर हम छोड़ेंगे, मान लीजिए तो IVR को छोड़ेंगे, फिर टीवी को छोड़ेंगे, और जबरदस्ती कितना छोड़ेंगे, अभी हम लोग देखा EVR को छोड़ेंगे, यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस तरह से अगर आप देखें तो VC यानी वाइटल कैपेसिटी को अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम यानी 500, ठीक, 500 ये ले लीजिए, प्लस IVR यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अभी हमने देखा कि मैक्सिमम 3000 है ये भाई, और प्लस EVR को मैक्सिमम हम प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए 1100 प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से 11 5 16 यानी 3 1 4600, 4600 हमारा हो गया ये ml। तो ये हमारी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी, यानी 3000 एक 4000 और 5 1 600, 4600 ये हमारी VC हो जाएगी। यानी VC यानी वाइटल कैपेसिटी निकालना होगा हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। तो ये भी समझ गए। अब हम लोग चलते हैं FRC। FRC देखते हैं भाई क्या है। देखिए FRC में अब हमारा क्या क्या आएगा, देखिए ध्यान से। देखिए FRC में क्या है, इसमें हम लोग को क्या करना है, एक्सपिरेटरी यानी कितना सांस हम छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम सांस हम यही तो छोड़ पाएंगे, सांस नॉर्मल ब्रीदिंग लेने के बाद सांस छोड़ने के मैक्सिमम सांस यही छोड़ पाएंगे, और प्लस हमारा ये रेजिडुअल वॉल्यूम है, यानी इसको तो हम निकाल नहीं सकते। तो FRC में हम क्या करेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रिजर्व
रेजिडुअल वॉल्यूम को हम दोनों जोड़ेंगे तो अभी आपने देखा कि एक्सपिरेटरी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कितनी है, मैक्सिमम 1100 है भाई, ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, मैक्सिमम 1200 है। तो इसको हम जोड़ लें तो 2300 हो जाएगा। ये इतना जो है हमारा FRC हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम चलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी पूरे हमारे लंग की कुल कितनी क्षमता है, इसको हम टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो देखिए इस टोटल लंग कैपेसिटी में आपको करना क्या क्या है। इसमें देखिए टोटल पूछ रहा है तो आप करना क्या है, VC, यानी VC में से टाइडल वॉल्यूम को, जैसे देखिए टाइडल वॉल्यूम आपने यहाँ टाइडल वॉल्यूम ले लिया, ठीक, टाइडल वॉल्यूम हो गया, यहाँ से इंस्पिरेशन किया, यहाँ एक्सपिरेशन किया और टाइडल वॉल्यूम सपोज कर लीजिए ले लिया आपने। यानी टोटल आपके लंग की कैपेसिटी क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कैपेसिटी को हम, यानी यहाँ से आप देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटी हमारी यहाँ से क्या होगी। यानी सबसे पहले हमने सांस लिया तो हमने टाइडल यानी VC लिया, यानी टाइडल वॉल्यूम लिया, प्लस VC में हम क्या लिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये लिए। यहाँ चलो इंस्पायर कर लो, फिर आप यहाँ से आए, यहाँ से आपने एक्सपायर किया, ठीक, यहाँ टाइडल वॉल्यूम तक आए, फिर आपने एक्सपायर किया। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि VC हमारी शामिल हो रही है, यानी VC में हमने सांस लिया फिर सांस छोड़ा, मैंने सांस लिया, मैक्सिमम सांस कितना लिया, छोड़ते आए हम आए टाइडल वॉल्यूम तक, टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर छोड़े उस सांस को, कितना हमने लिया, और उसके बाद से एट द लास्ट रेजिडुअल वॉल्यूम भी इसमें शामिल हो जाएगा। यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सबको जब हम शामिल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि VC, यानी VC हमारा क्या है, 4600 है भाई, चलो ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। और प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम, मैक्सिमम रेजिडुअल वॉल्यूम को लेते हैं 1200, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 2 8 और 4 1 5 5800 ml, ये हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी है। तो ये रहा हमारा रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात हमने की। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें अक्सर पूछता है कि पल्मोनरी वेंटिलेशन। आइए देखते हैं कि ये पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या होता है। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले और बताता चलूँ कि इसमें जो स्पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, स्पायरोमीटर की सहायता से हम डायरेक्टली जो है किन किन चीज़ों को मेजर कर पाएंगे और किन किन चीज़ों को नहीं मेजर कर पाएंगे, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाँ, बात हम कर रहे थे कि स्पायरोमीटर की मदद से हम किन किन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, किन को हम मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए आप मेजर क्या कर पाओगे, टाइडल वॉल्यूम को मेजर कर लेंगे बड़े आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इंस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम को आप मेजर कर पाओगे और इसी तरह से एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम को आप स्पायरोमीटर की मदद से बड़े आसानी से आप मेजर कर पाएंगे। तो इसमें क्या आप मेजर नहीं कर पाओगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसे आप मेजर नहीं कर पाओगे, इसी तरह से FRV को नहीं मेजर कर पाएंगे और TLC, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम भी है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि स्पायरोमीटर की सहायता से इसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, ऊपर वाली जो चीज़ है उसको हम मेजर कर पाएंगे। ये रहा हमारा पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी वॉल्यूम। अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, कई बार पूछा गया है पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है भाई, इसमें करना ये है कि जितनी बार हम सांस ले रहे हैं, जैसे जनरली 12 से 16 बार हम सांस लेते हैं पर मिनट के हिसाब से, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बस इतना ही करना है आपको। यानी 12 से 16 पर मिनट इंटू 500 ml, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन निकल के आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो लंग है
ये कैसे रेगुलेट होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें रेगुलेशन में मदद करती हैं। तो देखिए रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, आइए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है। ब्रीदिंग की रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग क्या है, इसमें देखिए 2-3 चीज़ें निकल करके आएंगी। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कि हेयरिंग वेयर, हेयरिंग वेयर, वेयर वेयर वेयर, ये 2 वैज्ञानिक हैं, हेयरिंग वेयर। इन लोगों ने हमारा लंग कैसे रेगुलेट होता है इसके बारे में बताया है, तो इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। इन्होंने कहा क्या कि जब हम सांस लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने इंस्पिरेशन किया, टाइटल वॉल्यूम लिया और फिर हमने जो भी फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया, जितना भी हो सका उतना सांस हमने खींचा। तो जब हम सांस खींचते हैं तो अब बहुत ज़्यादा सांस खींचते चले जाएं तो क्या होगा भाई, लंग की जो आयतन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो इन्होंने ये बताया कि जब हम लोग सांस खींचते हैं तो जो हमारी एल्विलाई हैं उनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जब उनके पास जब ज़्यादा से ज़्यादा हवा उसमें भर जाती है, हम सांस खींच लेते हैं, तो वो रिसेप्टर सीधे संकेत दे देते हैं ब्रेन को कि अब बहुत ज़्यादा जो है सांस इसके अंदर आ गई है। तो डायफ्राम का जो डोम शेप था उसका फ्लैट हो गया था, उसको चेक करें। और जो एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल जो हमारे रिब में पाई गई उसको चेक करें, यानी इन दोनों को निर्देशित करें। ये संकेत भेज देते हैं रिसेप्टर, तो रिसेप्टर के संकेत को एनालाइज करके हमारा ब्रेन जो है संकेत दे देता है, यानी डायफ्राम के रेडियल मसल को या फेरिक मसल को और एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल ऑफ द रिब को, ताकि वो अब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन को ना कराएं। तो इस तरह से इन्होंने इस बात को बताया था हेयरिंग वेयर साहब ने कि किस तरह से हमारी एल्विलाई के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से हमारा रेगुलेशन कंट्रोल में रहता है। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि पहला तो ये हो गया जो कि आप याद रखिएगा ये मैकेनिकल है। इन्होंने ये बताया था कि मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल है ये। अब हम लोग देखते हैं हमारे ब्रेन की कहानी को देखते हैं। देखिए हमारे ब्रेन में क्या होता है, 2 बड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं। इसकी मदद से जो है हमारा श्वसन की जो दर है 12 से 16 ये रेगुलेट होती है। तो आइए देखते हैं ये कैसे रेगुलेट होती है और किन चीज़ों से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। आइए देखते हैं। देखिए हमारा ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन सब कुछ कर लीजिए। और ब्रेन के 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। ये हमारा है मेडुला, ठीक है, और ये हमारा है पोन्स, विरुलाई। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं हमारे ब्रेन के। अब इन दोनों पार्टों से कैसे हमारी श्वसन की जो रेट है वो निर्धारित होती है। सबसे पहले हम मेडुला ऑब्लांगेटा, आप लोग सब नाम सुने होंगे। मेडुला ऑब्लांगेटा ये ब्रेन का हमारा बहुत ही बेशकीमती पार्ट है। अब ये कैसे हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, आइए देखते हैं। इस मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर एक सेंटर पाया जाता है। जैसे हमारा जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सेंटर होता है। उसी रिस्पिरेटरी सेंटर से हमारे ब्रेन की गवर्निंग होनी है और वो उसी से सांस की प्रक्रिया को गवर्न किया जाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं ये मेडुला ऑब्लांगेटा को
और ये हम लेते हैं 5 विरलाई को। इसको साधारण समझने के लिए कहानी के रूप में एक हम चलते हैं। जैसे कोई परिवार होता है तो परिवार में क्या होता है, मम्मी है, मेडुला से हम मम्मी को रखे हैं और पॉन्ड से पापा को रखे हैं, मम्मी और पापा इसमें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल आप यहाँ देख रहे हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ हमारे श्वसन तंत्र को निर्धारित करता है। वैसे भी जानते हैं कि जनरल वे में भी माँ का रोल जो है बच्चे के श्वसन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से तो जीवन की शुरुआत होती है। तो आप याद रखिए कि इस ब्रेन का एक यानी पीएम है इसका, यानी मम्मी वाला एक पार्ट है और एक पापा वाला पार्ट है। आप देखिए ये दोनों पार्ट क्या अपना रोल प्ले करते हैं, हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। इसका मेडुला ऑब्लांगेटा जो ये मम्मी है इस ब्रेन की, इसका एक प्यारा सा लाडला सा बेटा है। इस लाडले बेटा का नाम क्या है, डीआरजी है भाई, डीआरजी। इसको नाम रख देते हैं, इसका नाम है डीआरजी सेंटर। तो ये डीआरजी डार्सल रेगुलेटरी जोन सेंटर होता है ये, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा के डार्सल पोर्शन पे पाया जाता है यह डीआरजी। अब देखिए इस डीआरजी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। ये करता क्या है इस बात को समझिए। अब डीआरजी, मम्मी ने इस बेटे को छोड़ रखा है कि तुम ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करता है, डीआरजी जब इसका आदेश पाता है, यानी मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पाए जाने वाला जो डीआरजी सेंटर है, ये डार्सल रेगुलेटरी जोन सेंटर जो होता है, ये क्या करता है, 2 तरह का संकेत भेजता है, 2 संकेत देगा। तो अब देखिए संकेत किसको किसको देगा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि संकेत सबसे पहले हमारे यानी इंटरकोस्टल मसल को, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिटेल बात किया है। एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को संकेत जाता है पहली बात, और दूसरा संकेत किसको जाता है भाई, हमारे डायफ्राम को जाता है। ठीक, ये बात आप जानते हो। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है यानी इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन की जो भी प्रक्रिया होती है, इन्हीं दोनों की मदद से संपन्न होती है। यानी एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल ऑफ द रिब की मदद से होगी, और डायफ्राम की जो फेरिक या रेडियल रिब जो चीज़ें हैं मसल, उनकी मदद से होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पाए जाने वाला जो डीआरजी सेंटर है, ये क्या करता है, सबसे पहले यह संकेत भेजता है, यानी 2 तरह का सिग्नल ये देता है। एक किसको देगा, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को, और एक हमारे डायफ्राम को, दोनों को संकेत भेज दिया। अब देखिए होगा क्या कि जब एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को ये संकेत देगा, तो आप जानते हैं कि जब एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को संकेत मिलेगा, यानी हमारी जो पसलियां हैं, इसके पिछले लेक्चर हमने बात की है कि उन पसलियों के बीच में एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल पाई जाती है, और एक्सटीरियर के अलावा इंटीरियर इंटरकोस्टल मसल जो पाई जाती हैं, उसका रोल हमने बताया था कि फोर्सफुल ब्रीदिंग में होता है, और यहाँ मैं नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूँ। तो एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को जब संकेत मिलेगा तो क्या होगा, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल क्या करती हैं, वहाँ हमने डिफोर्सिन से एक ट्रिक करके बताया था कि किस तरह से रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो स्टर्नम है ये फूलता है। अक्सर आप सांस ले खींच के देखिए, ऐसे सांस खींचने पे हमारा स्टर्नम क्या होता है, फूलता है। तो इसके फूलने की वजह से डार्सो वेंट्रली घटनाएं क्या हो रही है भाई, देखिए कौन कौन सी घटना हो रही है, डार्सो लैटरली वेंट्रली, डार्सो यानी पीछे की तरफ, और ये हमारी जो रिब्स हैं ये लैटरल साइड में और फिर वेंट्रल साइड में। डार्सो वेंट्रली लैटरली हमारे लंग का जो चैम्बर है, जो पल्मोनरी चैम्बर है, वो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक, ये पहली घटना होती है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा इसमें क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जब ये खिंचाव होगा तो डार्सो लैटरली वेंट्रली वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज कर जाता है। ये पहली घटना होती है। और आप जानते हो कि जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो फिर दूसरी घटना क्या होगी, प्रेशर हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो अब क्या है, जब अंदर का पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ से हवा हमारे लंग के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस बात को आप जानते हो।
तो ये घटना होती है। पहली घटना, हमारा एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल क्या करती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, खिंच जाती हैं, और खिंचने की वजह से हमारा जो लंग का वॉल्यूम है, यानी हमारा स्टर्नम आगे की बढ़ता है, आउटवर्ड की तरफ बढ़ता है, अपवर्ड आउटवर्ड अपवर्ड बढ़ता है, जिसके कारण हमारे लंग का वॉल्यूम यानी डार्सो वेंट्रली लेटरली बढ़ जाता है, एक तरह से यहाँ से बढ़ा वॉल्यूम। ठीक, अब दूसरी बात देखें, डायफ्राम की कहानी। तो डायफ्राम में मैंने बताया था कि नॉर्मली जो है क्या होता है, ये डोम शेप होता है डायफ्राम। ठीक, और जैसे ही ये संकेत, ये डीआरजी इसको संकेत देगा, तो अब ये संकेत जब इसको मिलता है तो ये मसल भी इनमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और इनके खिंचाव के वजह से अब ये जो डोम शेप है यह भी क्या होता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है। अब देखिए फ्लैट हो गया तो क्या हुआ, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियरली यानी ऊपर और नीचे, यहां से भी हमारा अब ये फ्लैट हो गया, नीचे आ गया तो आयतन तो बढ़ गया भाई, एंटीरियरली पोस्टीरियरली भी आयतन बढ़ गया, और डार्सो लैटरली वेंट्रली भी हमारे लंग का आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। और जब आयतन बढ़ गया तो होता क्या है, फिजिक्स का रूल हमने पिछली क्लास में बताया था। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा लंग है, ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक जनरल सा लंग है, और इस लंग के अंदर मान लीजिए हम ले रहे हैं कि कैसे ये हवा इंटर कर रही है। इसको देखिए, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमारा लंग है, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 mm है, mmHg। ठीक, चलो भाई, अब मान लीजिए हमारे लंग के अंदर भी 760 अगर रहेगा तो यहाँ से हवा इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या होता है, जब ये एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम की मसल जब सिकुड़ती हैं तो डार्सो वेंट्रली और एंटीरियरली पोस्टीरियरली जैसे ही हमारे लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो पार्शियल ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है, सपोज कर लीजिए मेंटेन कर लीजिए वही है, लेकिन हमारे लंग का जब आयतन पल्मोनरी वॉल्यूम घट गया, मान लीजिए 760 से सपोज कर लीजिए ये 758 हो गया, तो घट गया ना भाई। अब जैसे ही ये घटेगा तो होगा क्या, एटमॉस्फेयर का प्रेशर का तो वही है, तो अब क्या होगा, अधिक से कम की ओर, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर की ओर फिजिक्स के रूल के अनुसार उसका प्रवाह होता है। तो क्या होगा, ये 760 से लेकर के अभी अंदर चली आएगी, यानी हमारे लंग के अंदर हवा इंटर कर जाती है। तो इस तरह से हमारे लंग के अंदर हवा इंटर कर गई, इंस्पिरेशन हो गया। अब देखें, ये तो इंस्पिरेशन की क्रिया डीआरजी ने संपन्न करा दिया, और इस आपको मैंने बताया था कि ये पूरे इंस्पिरेशन की प्रक्रिया कितने सेकंड में संपन्न हो गई, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में संपन्न हो जाती है। अब क्या होगा, अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा तब तो डायफ्राम और सिकुड़ जाएंगे, और मतलब इनका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हवा हमारे लंग में भर जाएगी। तो इसको रोकने के लिए, चेकअप करने के लिए, ये तो मम्मी का लाडला बेटा डीआरजी ऐसा काम कर रहा था, और मम्मी ने इसको छोड़ रखा है, कुछ बोल नहीं रही है और ये अपना काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए, इस ब्रेन का जो पापा है पॉन्स विरिलाई, यह भी इसमें उपस्थित है। अगर इसका नियंत्रण ना रहे तब तो ये बेटा और मम्मी मनमाना करते रहेंगे। तो इसीलिए अब हम इस पे आते हैं, पॉन्स विरिलाई की कहानी देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पॉन्स विरिलाई के अंदर भी एक सेंटर पाया जाता है जिसे देखिए इसके अंदर न्यूमोटैक्सिक, याद रखिएगा इसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब ये क्या काम करता है भाई, इसे दे आगे के न्यूमो से याद रख लीजिए नो। अब ये यहां से कह रहा है कि नो नो, अब ज्यादा नहीं, बंद करो बंद करो, इसको प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अब काम बंद करो। अब ज्यादा तुम एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम के जो चीजें हैं उनको संकेत भेजना बंद करो। ये तुरंत जो है इसको ब्रेक लगाता है। ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो पॉन्स विरिलाई के अंदर पाया जाता है, इस ब्रेन का जो पापा है, इसने क्या किया, तुरंत इसको संकेत दिया डीआरजी को। इसीलिए इसका नाम है कट ऑफ सेंटर, याद रखिएगा, कट ऑफ सेंटर के नाम से भी जानते हैं। ये तुरंत जो है कट ऑफ कर देगा, बंद करो अब। तो कट ऑफ सेंटर क्या होता है, इसको कट ऑफ कर देता है। तो जैसे ही ये कट ऑफ करता है तो कट ऑफ करने के कारण क्या होता है,
अब ये संकेत इसको एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल को और डायफ्राम के रेडियल या फेरिक मसल को अब संकेत ये नहीं भेज पाता है, इसलिए अब ये क्या करती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। अब ये क्या होगा, इस स्थिति में रिलैक्स हो जाएंगी। कौन, एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएगी और जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम की हमारी जो रेडियल मसल है या फेरिक मसल है वो भी रिलैक्स कर जाएंगी। तो जैसे ही रिलैक्स करेंगी तो क्या होगा भाई, ये जो हमारा फ्लैट जो हो गया था पुनः क्या हो जाएगा, ये डोम शेप हो जाएगा। ठीक, ये डोम शेप हो जाएगा। और एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल भी अब वो जब वो अपना काम बंद कर देंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, तो जो आउटवर्ड अपवर्ड की तरफ गई थी अब वो क्या होगा, अपवर्ड के बजाय अप डाउनवर्ड की तरफ चली आएंगी। वो आउटवर्ड की जगह पे इनवर्ड की तरफ चली आएंगी। जब इनवर्ड आएंगी और आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ आ जाएंगी, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ जाएंगी, तो पुनः हमारा क्या होगा, लंग का जो वॉल्यूम होगा पुनः घट जाएगा। और जैसे ही घटेगा तो पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा और हवा हमारी बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से एक्सपीरियंस प्रक्रिया हो जाएगी। तो पल्स विरिलाई जो है 3 सेकंड कुछ सेकंड के लिए इसको बंद करता है और इस तरह से इसमें करने में एक्सपीरियंस में आप जानते हैं कि ज़्यादा समय लगता है, इसमें 3 सेकंड का समय लगेगा और ये 2 सेकंड का लगेगा। 3 और 2 मिलकर 5 सेकंड में सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया आएगी। तो हमारे समझ से आप समझ गए कि किस तरह से पांस विरिलाई और मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर पाए जाने वाला डीआरजी सेंटर यानी एक्सपीरिएशन और इंस्पिरेशन की प्रक्रिया को संपन्न कराने में मदद कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि जैसे इंस्पिरेशन हो रहा है तो इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है एक्सटीरियर इंटरकोस्टल मसल में और डायफ्राम की रेडियल या फेरिक मसल में। इस तरह से हमारा यहाँ इंस्पिरेशन क्या हुआ, एक्टिव हुआ। और देख रहे हैं कि हीमोस्टैक्सिक सेंटर जो के पास है, यानी इसकी जो मतलब ब्रेन का जो पापा है इसके पास है, इसने क्या किया, इसको चेक कर दिया, रोक दिया और रोकने के बाद जो है हम देख रहे हैं रिलैक्स, तो रिलैक्स हो गई तो एक्सपीरिएशन हमारा क्या हो गया, पैसिव प्रोसेस हो गया। तो ये रहा हमारा एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। और इसके माध्यम से हमारे लंग के अंदर किस तरह से रेगुलेशन होता है इंस्पिरेशन और एक्सपीरिएशन की, इसकी बात हमने समझाई। तो हमारे समझ से ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। और पुनः देखें यही बात जब इसका आयतन बढ़ जाता है तो अब अगले बार क्या होगा भाई, अभी हमने बताया कि जब रिलैक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर का आयतन बढ़ जाएगा, 762 हो गया। तो पुनः मान लीजिए ये 760 है एटमॉस्फेयर का, तो यहाँ से हवा पुनः जो है यानी एक्सपायर कर जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। ये कहानी रही रेगुलेशन ऑफ एक्सपीरिएशन और इंस्पिरेशन की। अब हम लोग तीसरा जो फैक्टर देखते हैं वो कैसे अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इस प्रक्रिया में, आइए उसको देखते हैं। वो हमारा है तीसरा फैक्टर, केमिकल फैक्टर है। अब केमिकल फैक्टर में क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। तीसरे फैक्टर की तरफ हम चलते हैं। पहला हमने हेरिंग की बात की, दूसरा हमने ये पांस और मेडुला की बात की, और तीसरा हम चलते हैं केमिकल फैक्टर। केमिकल में देखिए केमिकल फैक्टर ये कैसे जो है इसको गवर्न करता है, आइए इस बात को समझते हैं। देखिए केमिकल में मुख्य रूप से आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H आयंस इसके कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, देखिए ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करता है इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन, ये निर्भर करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H आयन के कंसंट्रेशन पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे लंग के अंदर बढ़ गई और H आयन की बढ़ गई तो हमारा क्या होगा, ये मजबूर कर देगा इनका बढ़ जाना, इनका कंसंट्रेशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंस्पिरेशन होगा। ये बात याद रखिएगा, ये इंस्पिरेशन को कराएगा। और वही बात अगर इनकी संख्या घट गई, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ी है, हाइड्रोजन आयन की संख्या इंक्रीज की है, तो अगर इनकी संख्या बढ़ती है तो हम ऑक्सीजन लेने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी इंस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। और ठीक इसी का उल्टा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कम हो जाएगी, H आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, तो उस स्थिति में प्रभावित हो जाएगी, यानी हम इंस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरेशन कर पाएंगे। यहाँ तक कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बिल्कुल कम हो जाए तो हमारा नो रिस्पिरेशन होगा,
यानी आप क्या देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है हमारे इंस्पिरेशन में। यहाँ ऑक्सीजन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हमने देखा कि किस तरह से हमारे लंग का जो वॉल्यूम है यानी इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन की प्रक्रिया किस तरह से रेगुलेट हो रही है, इसके बारे में हमने जाना। लंग कैपेसिटी को जाना, लंग के वॉल्यूम को जाना, पल्मोनरी वेंटिलेशन को जाना। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।